डेफिनेशन दिया है उसको अच्छे से समझ लीजिए कि एविडेंस का मतलब इन्होंने क्या लिखा है। एविडेंस का मतलब ये लिखते हैं और कहते हैं कि भाई एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ध्यान से पढ़िएगा और बहुत बारीकी से बता रहा हूं, अगर समझ ना आए तो बोलिएगा। इसमें दो तीन बातें हैं। एविडेंस मीन्स एक बात हो गई, इंक्लूड्स एक बात हो गई। पहले तो यही समझना है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। सो नाउ एक छोटा सा वर्ड एविडेंस है, लेकिन इसने बहुत रायता फैला रखा है, बहुत बड़ा रायता फैला रखा है। रायता यूं फैला रखा है इस एविडेंस वर्ड ने, आप कहीं भी देखिए हर आदमी बड़े। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, याद दिलाता हूँ। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सबने पढ़ रखी है, इन्वेस्टिगेशन। ये जो टर्म है बड़ा कॉमन है, एक मूर्ख रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, सबको पता है इन्वेस्टिगेशन, इंग्लिश बोलेगा इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन का जो डेफिनेशन दिया है वो कहता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और यहां पर लिख रहा है एविडेंस, तो दोनों एविडेंस में फर्क है या दोनों सेम है? आप तो एक तरफ कहते हो, अभी जैसे अभी सर ने बताया कि सर जब कोई गवाह कोर्ट में आके कोई बात रखता है या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, मोटे तौर पे यही बात थी कि कोई आदमी आके कुछ बताता है या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है तो हम उसको कहते हैं एविडेंस। अब यहां पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, आप इन्वेस्टिगेशन का मतलब कहते हो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब फिर क्या होगा? यहां पर तो कोई बंदा कोर्ट जा ही नहीं रहा है। यहां पर जो भी पुलिस का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना, तो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कलेक्शन ऑफ इंसान, इंसान ही ना हो गया भाई। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस और कलेक्शन कलेक्शन ऑफ एविडेंस का मतलब क्या होगा? कलेक्शन ऑफ इंसान, व्यक्ति, और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कलेक्शन ऑफ ओरल एविडेंस, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसी को तो बोलेंगे आप इन्वेस्टिगेशन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई आदमी पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है या पुलिस उसको पूछताछ करती है और वो अपना बयान देता है, तो वो भी तो एविडेंस होना चाहिए सर। और एक तरफ आप एविडेंस के बारे में कहते हो कि सर एविडेंस क्या है, तो आप कह रहे हो सर नहीं नहीं, एविडेंस तो सिर्फ वही है जो कि कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने दिया जाता है, बस वही एविडेंस है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टू एविडेंस? कभी सोचे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो सोच के बताइए, क्या दोनों एविडेंसेज में फर्क है? एविडेंस एक्ट वाला एविडेंस और सीआरपीसी वाला एविडेंस में फर्क है? तो कुल मिला के बात तो ये निकल गई ना सर कि एविडेंस जो टर्म है ये सीआरपीसी के लिए या बीएनएसएस के लिए अलग है और एविडेंस एक्ट के लिए अलग है, साक्ष्य जी अधिनियम के सर। लिए अलग है, बीएनएसएस के लिए अलग है। बात तो यही हो गई ना। यस सर। लेकिन सच मायने में एविडेंस जो शब्द है ये दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग मीनिंग निकालता है। क्या निकालता है वो आपको दिखा रहा है सामने से। यहाँ पर देखिए, जो साक्ष्य अधिनियम में यहाँ पर जो ये एविडेंस कहता है, इसका मीनिंग ये कहता है कि जब कोई आदमी कोर्ट के परमिशन से, कोर्ट के रिक्वायरमेंट से, परमिशन का मतलब तो समझ में रहे, अलाउ करना। परमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की अनुमति देना, अलाउ करना। रिक्वायर्स का मतलब होता है मैंडेटरी, एक तरीके से इसका शब्द का मतलब होता है मैंडेटरी। सो जब कोर्ट किसी, देखिए जब कोई आदमी कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको परमिशन दिया या कोर्ट ने मैंडेटरी किया कि भाई तुम कुछ बोलो, और कोर्ट उसी बात के बारे में बोलने के लिए कह रहा है जो टेबल पर अंडर इंक्वायरी है, जो केस उसके हाथ में है, जज के या मजिस्ट्रेट के केस इन हैंड है, उसी के बारे में जब कोई व्यक्ति कोर्ट में बयान देता है तब उसको एविडेंस बोलते हैं। अब मैं पुलिस के सामने 50 बयान दे दूं तो क्या वो एविडेंस होगा? सवाल ये है। मैंने पुलिस के सामने कहा कि भाई मैंने मार के डेड बॉडी सो एंड सो जगह छिपा दी, सवाल ये है कि मैंने कहा कि मैंने मार के
नदी में, गंगा नदी में फेंक दिया डेड बॉडी को, और उसकी जो सामान थे वो मैंने मेरे घर में छिपा दिया या XYZ जगह पे छिपा दिया। तो क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया, इज दिस स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज एविडेंस? क्या हमारे इस बयान को, मेरे इस बयान को एविडेंस आप कह सकते हैं? अब ये CRPC के पर्पस से एविडेंस या BNSS, ये बोलना पड़ेगा, आज से तो खैर बोलना ही पड़ेगा, एविडेंस BNSS के अकॉर्डिंग ये है, सॉरी नहीं है। तो BNSS में कहाँ एविडेंस हम लोगों को डिफाइन करके दे रहा है? सवाल ये है कि हमारे पास ये BNSS है, तो BNSS में कहाँ एविडेंस का टर्म डिफाइन? इन्होंने कहीं तो डिफाइन किया नहीं है कि एविडेंस का मतलब क्या होगा। यस और नो? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी एविडेंस शब्द को परिभाषित किया गया है? जबकि इसने बड़े मजे से इस्तेमाल कर लिया है कि इन्वेस्टिगेशन में जब कहते हैं तो यहाँ कहते हैं इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी रीजन। हम यहाँ बड़े मजे से प्रिजम्पशन बना लेते हैं, अच्छा एविडेंस का मतलब तो गवाहों के बयान होते हैं, तो जो गवाह ने बयान दिया वो एविडेंस है। तो ये तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तो इन्वेस्टिगेशन है। एविडेंस क्या है? एविडेंस का तो परिभाषा ही नहीं है, कभी सोचे हैं इस बात पर? अगर है तो बताइए, मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा है एविडेंस का डेफिनेशन एज सच, है कहीं एविडेंस शब्द का परिभाषा? स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट भूत तो देगा नहीं, इंसान देगा। इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन, इसको छोड़ दीजिए, आगे चलिए। विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट। ऑल स्टेटमेंट्स, दो तीन बार क्या एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। CRPC BNSS जो है उसमें एविडेंस का मतलब कुछ और है, और यहां पर एविडेंस का मतलब कुछ और है। पुलिस जो एविडेंस एविडेंस करते हैं वो अलग है, और यहां पर जो एविडेंस एविडेंस करते हैं वो अलग है। यहां पर स्टीफन साहब जो 1872 वाला पुराना वाला कानून था वो, या नया वाले कानून, दोनों में एक ही बात कही है कि जब तक कोई आदमी कोर्ट में नहीं आएगा, कोर्ट में आके शपथ नहीं खाएगा, शपथ खा के जब तक मजिस्ट्रेट या जज को कुछ नहीं बोलेगा, तब तक वो बात एविडेंस है ही नहीं। और मजेदार बात क्या है, ये जज साहब डिसाइड करेंगे कि जो बंदा बोल रहा है वो एविडेंस है कि नहीं। आप सोचिए प्रैक्टिकल में जब कोई कोर्ट में आएगा, हाँ, मजिस्ट्रेट की परमिशन पाएगा, और उसके बाद मान लीजिए शपथ नहीं लेता है, मजिस्ट्रेट ने परमिशन दिया लेकिन शपथ नहीं लेता है, और वो कुछ बताता है, तो क्या वो एविडेंस हो जाएगा? ये दूसरे लेवल का एविडेंस है। इस एविडेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरे नेक्स्ट लेवल का एविडेंस है। ये वो एविडेंस एक्ट है, या वो एविडेंस शब्द का मतलब है जिससे आप किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु कारित कर सकते हैं, मतलब फांसी की सजा दे सकते हैं। ये वो एविडेंस है जिसका आप इस्तेमाल किसी व्यक्ति को दोषी साबित करने में करेंगे। ये वो एविडेंस शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को रिहा या अक्विटल करने में करेंगे। ये वो एविडेंस शब्द है। ये एविडेंस शब्द वो नहीं है जो BNSS में है। नहीं, मोटी बात है, एकदम मोटी बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कीजिए। नहीं पढ़ने का मन है तो एक बार लिखिए शांति से, बहुत ज्यादा है तो नहीं, 3 लाइन का तो मामला है, लेकिन कभी भी एकदम शांति में पढ़िए। रात को जब मौका मिले या दिन में मौका, जब भी आपको, जहां असीम शांति रहे तब, ताकि आप एक एक शब्द के ऊपर कंसंट्रेट कर सके, एक एक शब्द के ऊपर कंसंट्रेट करें। तो यानी ये कह रहा है ऑल स्टेटमेंट, ऑल मतलब हर तरह के स्टेटमेंट। अब इसी को अगर मिला के पढ़ी तो क्या कहता है, जब इंसान मुंह से बोलेगा, तो कोर्ट में कोई आदमी आएगा मुंह से अपनी बयान बताएगा कि हाँ जी मैं, अच्छा वो पर्सन घटनास्थल पर मौजूद हो सकता नहीं हो सकता वो अलग बात है। तो कोर्ट में खड़ा हुआ आके बोला कि जी मैंने अपनी आंखों से घटना होते देखा है, तो वो स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने दे रहा है, तो वो पर्सन विटनेस है, लेकिन जो कुछ वो कह रहा है वो ओरल एविडेंस है, और वो एविडेंस भी है। तो कहने का मतलब क्या, कंफ्यूजन फिर होता है, बोलते हैं एविडेंस, ओरल एविडेंस और विटनेस। तो सर एविडेंस का मतलब आपको बता दिया, साक्ष्य क्या होता है। जब जज की मर्जी से, जज के परमिशन से कोई बात कोर्ट में रखी जाती है तभी वो साक्ष्य होता है।
और साक्ष्य की कैटेगरी निकल के आती है जिसको हम ओरल एविडेंस कहते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट है इसलिए वो ओरल है, इसलिए उसको ओरल एविडेंस कह दिया। जो डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट्री, बस इतना नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं कहा। बोलते ना पिता है, तो कौन सा पिता? पिता तो एक शब्द है, फादर तो एक शब्द है। तो फादर में नेचुरल फादर है कि अडॉप्टिव फादर है कि स्टेप फादर है, पता चलना नहीं। सिर्फ फादर बोल देने से काम नहीं चलता, बाप बोल देने से नहीं काम चलेगा। सौतेला बाप है कि सगा बाप है? कौन सा बाप है? फादर है तो कौन सा फादर है? गॉट इट? तो ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये हम लोग इधर का उधर, उधर का उधर मिला लेते हैं। सीआरपीसी यानी बीएनएसएस को बीएसएफ में मिला लेंगे और बीएसए को उसमें मिला लेंगे। मिलाइए, लेकिन कहाँ कितना मिलाना है वो आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर इसलिए मैंने सामने आपको दिखा दिया। ये यहाँ पर कहीं डिफाइंड नहीं है इन्होंने किया हुआ, लेकिन एविडेंस जो शब्द है यहाँ पर आपको दिखेगा, और इस पूरे सब्जेक्ट मैटर के अंदर मिलेगा आपको एविडेंस। ठीक है, पूरे से एविडेंस जो शब्द है पूरे यानी कि बीएनएसएस में मिलेगा। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अब यहाँ का एविडेंस क्या होता है? बीएनएसएस का एविडेंस क्या है? डेड बॉडी की रिकवरी बीएनएसएस का एविडेंस हो गया। वास्तव में ये एविडेंस नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। वास्तव में ये एविडेंस नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है। ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में आप जो भी कार्रवाई करते हो, मतलब आप बीएनएसएस के नियमों के अधीन रहते हुए जो कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करते हो, उस एविडेंस को हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो नियमों के अधीन रहते हुए आप जो करते हो, हाँ भाई, बिना सर्च वारंट के तो घर में घुस नहीं सकते, सर्च वारंट चाहिए। महिला को रात में अरेस्ट कर नहीं सकते, 15 साल से कम उम्र के बच्चे को आप अंदर थाने में बुला नहीं सकते। ये प्रोविजन है, नियम है। ये सब करते हुए, इन नियमों का ध्यान रखते हुए, इन नियमों का ध्यान रखते हुए जो आप साक्ष्य एकत्रित करते हो। बट व्हाट डू यू मीन बाय साक्ष्य? व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस? क्या ये भारतीय साक्ष्य नियम वाला साक्ष्य है? आंसर इज नो। क्योंकि ये साक्ष्य अगर वो हो गया, तो सोचिए रुक करके, अगर बीएनएसएस वाला सीआरपीसी वाला साक्ष्य अगर एविडेंस एक्ट में डाल देंगे तो क्या होगा? भाई, एविडेंस एक्ट का साक्ष्य बोलता है मजिस्ट्रेट के सामने जाओ, कोर्ट के सामने बोलोगे तब साक्ष्य होगा, कोर्ट से परमिशन लो के बोलोगे तब साक्ष्य होगा। ये तो कहाँ कोर्ट है, ये तो पुलिस है, पुलिस के सामने बोल रहा है। पुलिस के सामने बोलता है मैंने मारा, पुलिस के सामने बोलता है सर उसने मारा, पुलिस के सामने बोलता है हड्डी वहां है, लिवर यहाँ है, किडनी वहां है, सिर वहां है, पैर वहां है, पिस्टल वहां है, गोली वहां है, आदमी, सब वो पुलिस के सामने बोल रहा है। कहाँ इसमें मजिस्ट्रेट का रोल है बताइए? देर इज नो रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, देर इज नो रोल ऑफ कोर्ट इन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ का एविडेंस दूसरा होता है, वहां का एविडेंस दूसरा होता है। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, कोई तकलीफ नहीं मुझे। अगर किसी को तकलीफ है, इस बात को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रही, तो बोलिएगा। मैं एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि एविडेंस जो शब्द है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, हमेशा याद रखिएगा, एकदम बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा हमेशा के लिए। जब मजिस्ट्रेट के परमिशन से, मजिस्ट्रेट के परमिशन से, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के परमिशन से, या उसके रिक्वायरमेंट पर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके कुछ बोलता है, तब वो एविडेंस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो सारे दस्तावेज होते हैं, इंक्लूड, इसको छोड़ दीजिए, जो कोर्ट इंस्पेक्शन करती है, तो यानी दोनों में एक बात कॉमन है। यानी एविडेंस होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई चीज एविडेंस का मतलब क्या है, देखिए बताता हूं। एविडेंस होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। या तो स्टेटमेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट कहाँ? बिफोर द कोर्ट, बिफोर दी कोर्ट। कोर्ट के सामने, जज के सामने जो बयान होता है उसको हम एविडेंस कहेंगे। या डॉक्यूमेंट अगर जाता है, तो डॉक्यूमेंट में क्या होगा? डॉक्यूमेंट में बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन, बिफोर द कोर्ट यानी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन, फॉर इंस्पेक्शन। इस तरीके से कभी नहीं कोई पढ़ते हैं ये बात, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कोई नहीं पढ़ते हैं,
80-90% बस रट के निकाल लेते हैं। निकालना अच्छी बात है, मैं उस पर डिनाई नहीं करता हूँ। सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जिंदगी तो कट ही जाती है इंसान की। सो नाउ दिस इज बेसिकली एविडेंस। तो जब कोई आदमी कोर्ट में बयान देगा तब वो एविडेंस कहलाएगा। जब कोई इंसान कोई डॉक्यूमेंट देगा और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेगा या कोर्ट इंस्पेक्ट करेगी, तब वो डॉक्यूमेंट एविडेंस होगा। क्यों? क्योंकि सर ये वो एविडेंस है, एविडेंस का मतलब यहाँ ये है जो एज पर दी प्रोविजंस, अगर ये एविडेंस के डेफिनेशन के अंदर फॉल कर गया, ये एविडेंस सही पाया गया, साक्ष्य सही है। यहां पर एविडेंस का मतलब समझ रहे ना, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो छन के फिल्टर होके आता है उसको एविडेंस कहते हैं। आप अच्छा एक बात सोचिए, प्रैक्टिकल में थोड़ा और लेते हैं आगे, बात बढ़ाते हैं। जब कोई पर्सन आया, उसने अपना स्टेटमेंट दिया, अब वो स्टेटमेंट दिया मतलब एक तरीके से एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ उसका, एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ। ठीक। एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद री एग्जामिनेशन हुआ। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा और टेक्निकल बात डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। इसलिए कहता हूँ छुट्टियों में ना थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ता है, और आप लोग को भी करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी 50-60 बनवा दिए, टाइप करा दिए ना उसी। अब एक आदमी कोर्ट में आया, स्टेटमेंट दे रहा है, तो स्टेटमेंट जो तरह एग्जामिनेशन इन चीफ है और ये री एग्जामिनेशन है। तो अब मान लीजिए घटना घटी, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी आता है कोर्ट में, कहता है जी 1 जनवरी 2024 को ठीक शाम के 7:30 बजे घटना घटी, जिसमें दो चार लोगों को साथ मारपीट करी, 2 लोग मर गए, मारपीट हुआ, मर गया कोई। ये बंदा कहता है, मान लीजिए ए नाम का पर्सन है, ये कहता है कि जी मैं घटना स्थल पर मौजूद था। ये अपने एफआईआर में भी लिखा हुआ, उसके एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि मैं वहां घटना स्थल पर मौजूद था। ये एग्जामिनेशन इन चीफ में यही बात बताएगा। सुनिएगा, सब छोड़ दीजिए 10 सेकंड के लिए, मैं नॉर्मल एक कहानी बात कर रहा हूँ। जो लोग प्रैक्टिस में वो भी समझ रहे होंगे, जो नहीं है उनको भी समझना है। ठीक है। नॉर्मली एक पर्सन आया, कहानी सुनाया कि हाँ सर घटना के दिन सो हुआ था। अब एग्जामिनेशन इन चीफ जैसे खत्म होता है, तो जो दूसरी पार्टी के वकील साहब है वो क्या करते हैं, सॉरी क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन लिख दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। सो दूसरी पार्टी के जो वकील साहब हैं वो क्या करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब किया दूसरी पार्टी के वकील साहब ने, तो दूसरी पार्टी के वकील साहब ने ऐसे ऐसे तथ्य, मैं बोल रहा हूं फैक्ट ना कि एविडेंस, ऐसे ऐसी बातें, ऐसे ऐसे तथ्य सामने रखे जज साहब के कोर्ट के सामने, जिससे ये बात प्रमाणित होती है, प्रूफ होती है, प्रूफ, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि ये बंदा उस दिन, घटना के दिन घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। ठीक। घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, होगा 5 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलो, लेकिन घटना के वक्त मौजूद नहीं था। अब एक बात बताइए, जो आदमी पहले दावा करता है कि मैं घटनास्थल पर मौजूद था, फिर उसी आदमी को क्रॉस एग्जामिनेशन में एक वकील साहब तोड़ के खत्म कर देते हैं, कहते भैया ये तो घटना पर था ही नहीं। हाँ, ये घटना की इसको जानकारी मिलती है, घटना हुई है शाम के 6:30 बजे, 7:30 बजे, इसको घटना की जानकारी मिलती है 9:30 बजे। जिस समय घटना 7:30 बजे शाम में हो रही थी, उस समय ये बंदा वहां पर था नहीं। हाँ, लेकिन कुछ डिस्टेंस पर था, 5-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। आया 8:30-9 बजे तक, इसको सब कुछ दिखा, सब दूसरे लोगों से पूछा, पीड़िता से बात करी, सब कुछ पूछा, विक्टिम से बात करी, सब सब पता चला। अब ये बताइए, आप एक जज हैं, एकदम शांति से सुनिएगा, मैं बहुत प्यारा और टेक्निकल बात कर रहा हूं। आप एक जज हैं, अब आप कौन से बयान के, कौन किस बयान को तवज्जो देंगे? क्या ये जो गवाह आपके सामने बयान दिया, इसके किस बयान को लेंगे? या एग्जामिनेशन इन चीफ वाले बयान को आप तवज्जो देंगे, या क्रॉस एग्जामिनेशन वाले बयान को तवज्जो देंगे? क्या आपने इस गवाह के बयान के आधार पर अक्यूज्ड को सजा दे सकेंगे, या उसको बाइज्जत बरी कर देंगे, अक्विटल करेंगे, कन्विक्शन करेंगे? किस बयान को आप, किस बयान के आधार पर आगे प्रोसीड करेंगे आप, ये मेरे को जरा बताइए।
एविडेंस देखिए, समझ में आ जाएगा अभी। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। आप जज हैं रियल में, आके कोर्ट में बोलेगा मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। बोला मैं घटनास्थल पर था, वकील साहब ने साबित कर दिया भाई तुम 9:30 बजे आए, 7:30 बजे की घटना है, तुम 9:30 बजे घटनास्थल पर आए। अब बताइए क्या करना है इस गवाह का, क्या करेंगे बताइए। बताइए। क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है। क्रॉस एग्जामिनेशन में तो कहा कि 9 बजे, 9:30 बजे आप आए, वकील साहब ने साबित कर दिया कि आप 9:30 बजे आए। 7:30 बजे की घटना है, आप घटनास्थल पर घटना के वक्त नहीं मौजूद थे, ये क्रॉस एग्जामिनेशन में साबित हो गया, एडमिटेड फैक्ट हो गया। अब बताइए, आप जज हैं, किस लाइन को पकड़ेंगे, किस बात को पकड़ेंगे, इस आदमी का क्या करना चाहिए बताइए। परजुरी का केस बनाएंगे इसके खिलाफ, क्या करेंगे, क्या इसके बयान को तवज्जो दें, छोड़ दें, क्या करें। और ये तो मजेदार चीज, आपको पता है कि कोई भी गवाह आता है, गाली दे, अच्छा दे, बुरा दे, आपको लिखना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कहेगा तो नोट तो करना ही पड़ता है, बयान बयान है। बताइए, बहुत सिंपल सी बात बोली, किसी को बहुत भारी लग रहा है तो बताना मेरे को, कोई भारी बात नहीं बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल सी इसको बात सर है। हाँ। इसको सर एफआईआर से लेके हम्म। जो आरोप लगाया गया है, हम्म। डायरी डायरी को देखा जाएगा, डायरी में क्या बोला था, हम्म। चीफ में क्या बोल रहा है, रोस हम्म। में क्या बोल रहा है। हम्म। ये चारों को मिला के सर हम्म। उसी के हिसाब से अगला चलो, डिसीजन लिया बहुत बढ़िया। एफआईआर को ये सपोर्ट कर रहा है, एग्जामिनेशन इन चीफ में वही बात बोल रहा है जो एफआईआर में लिखा हुआ है, क्रॉस एग्जामिनेशन में खाली बात टूट गई है। पुलिस के केस डायरी में जो कहा है उसने एफआईआर को सपोर्ट किया है, क्योंकि जो एफआईआर में कहा है वही केस डायरी में, पहले एफआईआर हुआ फिर केस डायरी। देखिए, जो लोग नहीं है, जो न्यू कमर है उनके लिए बता रहा हूँ, सर तो प्रैक्टिस में है। पहले एफआईआर हुआ, इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो केस डायरी बनी, इसके बाद कोर्ट में आया तो क्या बनेगा, एग्जामिनेशन इन चीफ। ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ था इसको यहाँ सपोर्ट किया, पुलिस ने जब पूछा तो यहाँ 161 का बयान होता है, तो यहाँ पर सपोर्ट किया सीआरपीसी में। और यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ, यहाँ पर भी अपनी बात को सपोर्ट किया, ये दोनों को सपोर्ट किया। लेकिन जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, ये कहानी यू टर्न से घूम गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में अब इस आदमी के बयान का क्या करेंगे, मान लीजिए तो आप जज हैं, वकील साहब तो करा दिए, हो गया, चलिए बात खत्म। वकील साहब के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, बट एज ए जज आप किसको लेंगे, तवज्जो देंगे या फेंक देंगे। अप्लाई योर जुडिशियल तो माइंड, बहुत सिंपल सी सर बात पूछिए। क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन को तवज्जो देंगे सर। क्रॉस एग्जामिनेशन को तवज्जो देंगे, यस और नो, कितने तो लोग बोलते हैं यस। क्रॉस एग्जामिनेशन को तवज्जो देंगे? तो क्रॉस एग्जामिनेशन को तवज्जो देंगे तो दिस विटनेस इज नॉट ए रिलायबल वन, ये यस गवाह सर। तो बेकार है, हमारे लिए रिलायबल नहीं है। प्रोसिक्यूशन का ये गवाह तो बेकार हो गया, हॉस्टाइल हो गया, एक तरीके से टूट गया, तो खत्म यस ही है ना। जी सर। जी सर। तो ये जो कोर्ट में देखिए, जो एफआईआर में कहा, छोड़िए केस डायरी में कहा, वो ये सब जो कह रहा है, क्या इसको हम साक्ष्य बोलेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साक्ष्य वो बयान है, वो कथन है जिसको आप एज ए जज चुनते हैं, और चुनने के बाद, लेने के बाद, उसको आधार बना के आप अक्यूज्ड को या तो दोषी साबित करते हैं या तो उसको निर्दोष देते हैं। तो अगर मैं इस पर्सन के बयान को लूं, मान लीजिए मैं जज नहीं, जज हूं, आप ही जज हैं, तो अगर इस पर्सन के बयान को लेते हैं, जैसे कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन वाली बात को लेंगे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के हिसाब से तो गवाह झूठा निकल गया। तो गवाह अगर झूठा निकल गया तो बेनिफिट किसको हो गया, अक्यूज्ड को होगा कि नहीं होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो जो अपराधी है, ये जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड छूटेगा या क्विटल होगा कि नहीं होगा? मतलब चांसेज है, जी अक्विटल हो ना हो अलग बात है, लेकिन जी सर। चांसेस तो फेवर में तो केस जाएगा ना अक्यूज्ड के, हाँ कि ना? यस सर। तो अभी यहां पर किस बयान को हमने तवज्जो दिया? तो किस बयान को तवज्जो दिया, क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट को हमने क्या किया, तवज्जो दिया। ये दिया कि नहीं दिया?
क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेटमेंट को हमने वैल्यू दिया कि नहीं दिया? तो ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? एविडेंस। क्यों बोलेंगे पता है? क्योंकि इसी के आधार पे आप जज है ना जो फैसला कर रहे हैं कि हाँ भैया अक्यूज का क्या होगा, हाँ कि ना, बताइए। जी सर। एक्विटल। अब मेरी बेनिफिट ऑफ बात समझ डाउट। में आ रही है किसी को, या ऊपर से जा रही है? बहुत अलग लेवल से बता रहा हूँ और बहुत डीप लेवल से बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया, मैं बार बार मुंह खोल के बोल रहा हूँ, 100 बार बोल रहा हूँ। शर्म लिहाज नहीं करना है। खाने में, पढ़ाई में, पैसा मांगने में बिल्कुल शर्म नहीं कीजिए। अगर मैं शर्म कर जाऊंगा फीस मांगने में तो फिर मेरा घाटा हो जाएगा। आप पढ़ने में शर्म कर जाएंगे तो आपका घाटा हो जाएगा। तो घाटा नहीं वकील लेना है, आपको एकदम वकील के तो खोल के पहले बोलना है। क्या सर? वकील वकील के तो पहले पैसे है सर। बिल्कुल भाई, वकील वकील को तो पैसा ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। उसके बिना तो मुंह खोलना क्या, पैर कुर्सी से उठना भी बेकार है, पाप है। बात करने से पहले जो है पैसा ले लेना। बिल्कुल। उसके बिना काम क्यों करेंगे? रिश्तेदार भी रहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे, भूखे मरेंगे क्या? पेट तो अपना है, रिश्तेदार के पेट से थोड़े चलता है जिंदगी। सो नाउ द पॉइंट हियर इज क्लियर। अब समझ में आ रहा है कि एविडेंस का, एविडेंस शब्द का मतलब साक्ष्य अधिनियम के लिए क्या है, समझे? तो ये एक अलग बात होती है। हम लोग जो बहुत सारे टर्म पढ़ते हैं, रेस जेस्ट वे सब पढ़ के एकदम फूल फाल गए हम लोग। फूलने का मतलब हम लोग सब खुश हो गए हैं। रेस जेस्ट डे पढ़ लिए हैं, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, दिस दैट, वो क्या पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारा स्टॉपल विस्टॉपल सब पढ़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? इसका हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो बेसिकली जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टॉपल पढ़ रहे हैं, रेस जेस्टे पढ़ते हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? टीआईपी क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन क्या है? ये सब क्या है? बेसिकली ये एक रिक्टर स्केल है, एक पैमाना है, ये एक टेस्ट करने का प्रोविजन है, तरीका है कि कोई गवाह आके कोर्ट में स्टेटमेंट देता है, बयान देता है, तो क्या उसके बयान को हम सही माने? जैसे डाइंग डिक्लेरेशन का एग्जांपल लेते हैं। जो पर्सन मर गया गवाही देकर के, सॉरी बयान देकर के, वो बंदा तो दोबारा आएगा नहीं, उस बंदे को हम दोबारा बुला नहीं सकते। तो उसके बयान को हमको तवज्जो देना पड़ता है, उसके बयान को वैल्यू देनी पड़ती है, क्योंकि वो गवाह जो है नहीं आ सकता है दोबारा, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। आप उसको क्रॉस एग्जामिन करके तोड़ नहीं सकते, एग्जामिनेशन इन चीफ कर नहीं सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन हो नहीं सकता है। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट एक मरे हुए व्यक्ति के दिए हुए, जीवित रहते हुए दिए गए बयान को तवज्जो देती है, और जो अपराधी होता है उसको सजा दे देती है। मतलब क्या हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन में जो कुछ भी बंदे ने कहा वो क्या बन गया? साक्ष्य। क्योंकि उसी के आधार पर, मान लीजिए मैं अपना एक बयान दे देता हूं, मुझे किसी से झगड़ा हो गया, मेरे को किसी ने पीट पाट दिया, तो मैंने मरने के पहले अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा ऐसी बात है, मेरे को सो एंड सो आदमी ने मिल के मारा और मेरी मौत हो गई, 2 घंटे 3 घंटे या 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। डेफिनेटली इट बिकम्स ए डाइंग डिक्लेरेशन। अब मेरी मौत हो गई, मैं तो निकल लिया दुनिया से, अब मेरा तो कुछ नहीं होने का, मैं तो मेरा जो बयान था हो गया। मैंने जो कहा वो एफआईआर भी है, मैं विक्टिम भी था, देखो मैंने जो कहा वो एफआईआर भी बना, मैंने जो कहा वो पुलिस के सामने बयान बना, मैं मर गया तो डाइंग डिक्लेरेशन भी बना। सब एक ही चीज है, खाली नाम अलग अलग है। अब जज साहब क्या करेंगे? जज साहब क्या करेंगे भाई? मेरा बयान को तवज्जो देंगे, और मेरे बयान को तवज्जो देते हुए, प्रेफरेंस देते हुए, मेरे बयान के आधार पर कहेंगे नहीं, मरने वाले व्यक्ति ने तुम्हारा नाम लिया था, और मरने वाला आदमी झूठ बोल नहीं सकता। अब मेरे को क्या मतलब भाई मरने के बाद दुनियादारी से? क्या मतलब है झूठ बोल के, सच बोल के जिंदगी में? कोई मतलब ही नहीं बनता है। मर के कहाँ जाएंगे? कौन सा पॉकेट होता है कफन में? मतलब ऊपर जाएंगे तो कौन सा पैसा खाएंगे ऊपर? कोई मतलब नहीं बना। रिश्वत दे नहीं सकते, जिंदगी में जितना रिश्वत लेना देना है दे लो, खत्म। सो नाउ ऑन दिस पॉइंट जज साहब कहेंगे भैया इस बंदे ने झूठ नहीं बोला, तो हम उसके बयान के आधार पर, अब ये जो मेरे बयान को पकड़ लेंगे, और मेरे बयान को पकड़ करके क्या करेंगे? अपराधी को सजा दे देंगे। क्योंकि मेरे बयान को पकड़ लिया, मेरे बयान को, मेरे स्टेटमेंट को कोर्ट कर दिया, मेरे बयान को ग्राउंड बना दिया, तो वो बयान क्या कहलाएगा? वो क्या हो जाएगा?
स्टेटमेंट, और वही स्टेटमेंट जो मेरा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, एविडेंस। क्योंकि मैंने मुंह से बोल के दिया था तो वो क्या बन जाएगा, ओरल स्टेटमेंट। अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। सो बेसिकली जो ये एविडेंस है, एविडेंस एक्ट के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए, ये कोर्ट में दिए हुए बयान के बराबर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए, मजिस्ट्रेट के परमिशन से होना चाहिए। बाहर में कुछ भी कहता रहूं, चिल्लाता रहूं, मैं कहता रहूं भाई उसने मारा, उसने मारा, उसने मारा, क्या उसको फांसी हो जाएगी, आप बताइए मेरे को। बाहर में मीडिया चिल्लाते रहे, उसने ऐसे मारा, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे, हो जाएगी सजा, जज साहब दे देंगे सजा, बताइए मुझे। मीडिया ट्रायल लाख कर लो आप, मीडिया ट्रायल का असर पड़ेगा, एक जज इंसान है, इंसान पर असर पड़ेगा, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक जो सही आदमी है, सही जज है, क्या वो मीडिया ट्रायल के आधार पर किसी को सजा दे सकता है? द आंसर इज नो। वो बाहर बाहर बात हुई है, जब कोर्ट के कमरे में आने के बाद गवाह ने अगर ऐसा बोला, तब और केवल तब वो बयान क्या होगा, एविडेंस बनेगा। और वो भी फिल्टर होने के बाद, ये सब फिल्टर करने का तरीका है। रेस जेस्ट है, वेस्ट जेस्ट है, सब क्या है, फिल्टर करने का तरीका है। आई होप कि अभी क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। सो एविडेंस की गहराई को समझना, सबको मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो सीआरपीसी बीएनएसएस का एविडेंस के शब्द अलग मतलब निकालेंगे, और साक्ष्य अधिनियम के जो शब्द हैं वो अलग मतलब निकालेंगे। अच्छा, एक और बात, यहाँ आइए इसके सेकंड पार्ट पे, ठीक है। सेकंड पार्ट के पहले ही थोड़ा इसको भी और दिल कर लें। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, दो तीन बार रिपीट करिए, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए भी अगर कोई बयान, कोई कथन दिया गया है, तो वो बयान, वो कथन क्या हो जाएगा, एविडेंस कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, ओरल ही कहलाएगा। चाहे डॉक्यूमेंट कैसा भी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल रिकॉर्ड हो। बट याद रखिएगा, जब कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के पर्पस से प्रोड्यूस किया गया हो, तब, ओनली तब, उस दस्तावेज को, उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब किसी डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के पर्पस से प्रोड्यूस करते हैं, तभी और केवल तभी उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह सकते हैं, अदरवाइज नो। उसको हम एविडेंस कह सकते हैं, अदरवाइज नो। अब एक एग्जांपल देता हूं, समझिएगा थोड़ा, प्रैक्टिस अगर नहीं किए हैं तो सुनिएगा ध्यान से। जब कभी हम कोई सिविल केस करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल एक लेते हैं, मैंने आपको 5 लाख रुपया दिया, या आपने मुझे 5 लाख दिए, चलिए हम दोनों को छोड़ दें, हमने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए, और बैंक के 5 लाख रुपए का लोन मैंने नहीं चुकाया, तो बैंक क्या करेगी, रिकवरी ऑफ जो ड्यू अमाउंट है, रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल करेगा बैंक। तो जब रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल कर रहा है मान लीजिए बैंक, तो वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या हार्ड कॉपी निकाल के दिखाएगा, कोर्ट को जमा करेगा, कोर्ट में जमा करेगा कि जनाब देखिए, इतने तारीख से इतनी तारीख का इन्होंने ईएमआई नहीं भरा, लोन का अमाउंट इतना है जो ड्यू है, और ये बन करके अब इंटरेस्ट के साथ इतना हो गया है। क्या हम जब केस फाइल करते हैं, देखिए ये गहराई से, कोई भी सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सवाल, कैसा भी क्वेश्चन होगा, यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके। तो अब जब मैं कि केस फाइल कर रहा हूं, और उस समय मैं अपने प्लेंटिफ, अपने पिटीशन की कॉपी के साथ मैं जो डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं, और ये लगाने के बाद मैंने कोर्ट में केस क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, केस फाइल्ड। तो क्या ये डॉक्यूमेंट जो मैं लगा रहा हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाएगा? इज इट सो? क्या हम इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे?
कोर्ट इसको इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं लेगा, तब तक आप उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कहेंगे। और कोर्ट कब लेगा इसको इंस्पेक्शन के लिए, पता है? जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होगा। एग्जिबिट, एग्जिबिट नाम सुने हैं? हाँ जी सर। तो यस एग्जिबिट, सर। हाँ, जो एग्जिबिट होता है वही तो बताते हैं। मतलब हम जज साहब को बताते हैं कि जज साहब हमारे हिसाब से ये वाला कागज है, हम इस कागज के ऊपर रिलाय करते हैं, हम इस कागज पे भरोसा करते हैं, ये हमारे तरफ का एविडेंस है। कच्चा शब्द बोल रहा हूँ, एविडेंस शब्द वाला एविडेंस नहीं, एविडेंस एक्ट के अंदर वाला एविडेंस नहीं, सीआरपीसी वाला एविडेंस या सीपीसी वाला एविडेंस। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि ये सर, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, हम इसके ऊपर रिलाय करते हैं, तो ये मेरा एग्जिबिट 1 हो गया, एग्जिबिट 2 हो गया, एग्जिबिट 3 हो गया, ऐसे करके लिख के देते हैं। और जो एग्जिबिट लगा के देते हैं उसी को जज साहब, अच्छा बताइए, हम लोग, मैं खुद बता रहा हूँ अपना, कि जब हम लोग केस फाइल करते थे क्रेडिट कार्ड का, अब तो बैंक ही मतलब मर्ज हो गई है, कॉरपोरेशन बैंक। क्रेडिट कार्ड का जब हम लोग केस फाइल करते थे, दिल्ली के अंदर हमारा 30,000 कोर्ट बनता था, और 30,000 कोर्ट हमारा जुरिस्डिक्शन होता था। 8 पन्ने का, 8 पेज का मात्र वो क्या होता था, पिटीशन होता था। 8 पन्ने का पिटीशन होता था, वो भी ऑर्डर 37 सीपीसी में होता था, ठीक है। और बाकी के 150 पन्ने हम लोग एक्स्ट्रा लगाते थे, 150 पन्ने एक्स्ट्रा। 8 पन्ने में सब कुछ मेंशन कर दिया, लेकिन बाकी के 150 पन्ने, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि 150 पन्ने जज साहब बैठ के पढ़ेंगे, एक एक शब्द, एक एक वाक्य? हम तो क्या करते हैं, हमारे लिए जो एग्जिबिट का पार्ट होता है, हम उसको उनको बताते हैं कि ये पेज है, ये पेज है। वो क्या कहेंगे, लीजिए केस का फाइल लो, आप इस पे एग्जिबिट का मार्क करके दो, हम उसी पेज को स्टडी करें। तो जब तक कि कोर्ट किसी कागज के टुकड़े को इंस्पेक्शन के लिए अपने पास नहीं रखेगा, तब तक वो कागज का टुकड़ा या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल जो भी डॉक रिकॉर्ड्स है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं कहलाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के लिए कोर्ट के द्वारा इंस्पेक्शन होना जरूरी है, और ओरल एविडेंस होने के लिए कोर्ट का परमिशन मिलना जरूरी है। गॉट इट? अगर कोर्ट ने परमिशन ग्रांट नहीं किया, आप बटपट पटपट बोल रहे हैं, आपको कोर्ट के रिक्वायरमेंट नहीं है, आप पटपट पटपट बोले जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट एविडेंस और ओरल एविडेंस। कोर्ट ने इंस्पेक्शन किया ही नहीं आपके दस्तावेज का, जिस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को आपको इंस्पेक्ट किया ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर नहीं आएगा।